हम लोग बात कर रहे थे आपका टीन रास्को पाउंड पे। टीन रास्को पाउंड पर बात करते हुए ये बात आई थी कि टीन रास्को पाउंड सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले हितों का वर्गीकरण और हितों की पहचान ये जरूरी हो रही थी। और हितों का वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने ये माना था कि किसी भी समाज में कुछ विधिपरक अभिधारणाएं पाई जाती हैं, और विधिपरक अभिधारणाओं के आधार पर उस समाज में हितों का वर्गीकरण, हितों की मान्यता और पहचान ये होता है। तो विधिपरक अभिधारणा ये क्या चीज होती है, इस पर पिछली बार बात हुई कि विधिपरक अभिधारणा किसी समाज में पाई जाने वाली इस प्रकार की धारणा है जिसके आधार पर उस समाज के सदस्य अपने अन्य सदस्यों के आचरण को मूल्यांकित करना चाहते हैं, और वो उस धारणा के आधार पर उनके आचरण को सही या गलत इस रूप में निर्धारित करके कुछ आचरणों को समादेशित और कुछ आचरणों को निषेधित करना चाहते हैं। इस तरह विधिपरक अभिधारणा से सामाजिक हितों का जन्म होता है। उन सामाजिक हितों को ही कानून संरक्षित करेगा, ऐसा डीन रास्को पाउंड की बात निकल कर आई थी। और डीन रास्को पाउंड ने फिर एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन में उन्होंने देखा था कि अब तक कितने हित हैं जो संरक्षण योग्य मान लिए गए, और कौन से हित हैं जिनके बारे में संरक्षण की मांग हो रही है। दोनों प्रकार के हितों को उन्होंने पहचानने की कोशिश की थी कि वे हित भी देखे जाएं जो अब तक संरक्षण योग्य पाए गए हैं, विधि और व्यवस्था जिनका संरक्षण कर रही है, और उन हितों का वर्गीकरण वो भी किया जाए जिनके संबंध में समाज की ये मांग है कि इनका संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि डीन रास्को पाउंड सोशलॉजिकल स्कूल के, इसलिए टेक्निक दोनों लगाएंगे, ऐतिहासिक विचारधारा की विचार पद्धति से। उन्होंने ये जाना है कि समाज में विधिपरक अभिधारणा कौन सी है, उस विधिपरक अभिधारणा के आधार पर अब तक कौन कौन से हित हैं जिनको संरक्षण दिया जा चुका है, और एनालिटिकलों की टेक्निक से उन्होंने उन विधिक अवधारणाओं की, उन विधिपरक अभिधारणाओं की संरक्षण की बात सोची है, जो विधिपरक अभिधारणाओं ठीक है के संबंध में समाज का नजरिया यह है कि इन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। यानी दो प्रकार की चीजें उन्होंने देखी है ना सोसाइटी में, कि एक ऐसे हित हैं जो संरक्षण पा चुके हैं, और उन संरक्षण पाए हुए हितों के पीछे जो विधिपरक अभिधारणा है उसकी खोज ये भी हो गई। लेकिन जब ऐतिहासिक विचारधारा की टेक्निक लगाई, सर्वेक्षण किया, तो उन्होंने ये भी पाया है कि समाज में कुछ नई प्रकार की विधिपरक अभिधारणाएं ये भी पैदा हो रही हैं, और नई प्रकार की जो विधिपरक अभिधारणाएं हैं वे नवीन हितों को जन्म दे रही हैं, और वे नवीन हित भी संरक्षण की मांग कर रहे हैं, यद्यपि वे अब तक संरक्षित नहीं हुए। इस तरह उन्होंने कुल मिलाकर 8 विधिपरक अभिधारणाओं को जाना है अपनी अध्ययन से। वे विधिपरक अभिधारणा है जिन्होंने कुछ हितों को जन्म दे दिया है। ऐसी विधिपरक अभिधारणाएं उन्होंने 5 ये मानी है कि 5 विधिपरक अभिधारणाएं हैं जिन्होंने 5 हितों को जन्म दिया है, और ये हित अब तक संरक्षण पा चुके हैं। 3 विधिक अभिधारणाओं का ठीक है उन्होंने
विकास माना है कि ये समाज में विकसित होती जा रही हैं और इनसे उत्पन्न होने वाली, ठीक है, जो हित हैं, इनसे जो उत्पन्न होंगे हित, वे अब संरक्षण, ठीक है, की मांग करेंगे और उनको संरक्षित करने का प्रयास ये राज्य के द्वारा होगा। तो पहली विधि परक अवधारणा जो अनंत काल से उन्होंने देखी थी कि इस मानव समाज में चल रही, वो कौन सी थी? साभिप्राय आक्रमण का भाव। प्रत्येक सोसाइटी में ये विधि परक अवधारणा उसके सदस्यों में पाई जा रही कि उन पर साभिप्राय आक्रमण नहीं होना चाहिए। जब तक किसी के पास जस्टिफिकेशन न हो उन पर आक्रमण करने का, तब तक किसी भी सदस्य को समाज में अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसमें 2-3 बातें कहीं 18 राष्ट्र फाउंड है। इसका मतलब ये किसी को ब्लैंक चेक नहीं दिया जा सकता कि उसके ऊपर आक्रमण नहीं होगा। और आप देखें जो हिंदुस्तान का संविधान है, और कल हम लोग सीआरपीसी की बात कर रहे थे, दोनों जगह हिंदुस्तान के संविधान में देखें तो अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे आप, लेकिन विधि की स्थापित प्रक्रिया से करेंगे भी। साभिप्राय आक्रमण नहीं होगा। हम आप पर आक्रमण करना चाहते हैं इसलिए आक्रमण हो, यह नहीं होगा। लेकिन ये ब्लैंक चेक नहीं है आपके पास कि आप पर आक्रमण होगा ही नहीं। ये कोई, ठीक है, आपकी न मांग हो सकती ना इसे संरक्षण मिल सकता है। हम लोगों ने सीआरपीसी में देखा था विदाउट वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, ठीक है, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन संदेह अगर उचित है तो बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति रहेगी। उसके आगे फिर हम देखेंगे एलिगेशन की सीरियसनेस। अगर एलिगेशन सीरियस है और संदेह उचित लग रहा है तो होगी। तो साभिप्राय आक्रमण, इसका अभाव, यह विधि परक अवधारणा है और इससे कुछ हित पैदा होते हैं। वो हित कौन से पैदा होते हैं, ये अवधारणा कौन से हित पैदा करेगी अभी देखेंगे। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि साभिप्राय आक्रमण का अभाव रहना चाहिए। इसलिए किसी भी समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व को संरक्षित किया जाता है और वहां के कानून इस प्रकार के होते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी पर भी जानबूझकर आशयपूर्वक ये आक्रमण न करे, बल्कि जब कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आक्रमण हो तो वो सामान्य सुरक्षा इसके हित में हो। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व को संरक्षण दे रहा है। कहां तक सामान्य सुरक्षा को कोई खतरा ना पहुंचे, वहां तक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को संरक्षण दे रहा है। अब आप यहीं पर एक चीज देखेंगे कि डीन रॉस्को पाउंड व्यक्ति के व्यक्तित्व को संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन वहीं तक जहां तक वो सुरक्षा सबकी सुरक्षा के लिए खतरा न बने। अगर सबकी सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे तो फिर वो सामान्य सुरक्षा के हित में इस व्यक्ति की जो व्यक्तित्व की सुरक्षा का जो हित है, इसे संतुलित करने के पक्ष में भी हैं। और ऐसा संतुलन ऊपर से थोप नहीं रहे, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो सुरक्षा का उसका हित है, उसकी सीमा को परिभाषित कर रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व की सुरक्षा वहीं तक होगी या आपको अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा की अनुमति वहीं तक मिलेगी जहां तक आपके व्यक्तित्व की सुरक्षा ये दूसरों के लिए असुरक्षा न बन जाए, तब तक आपके व्यक्तित्व की सुरक्षा होगी। इस तरह हितों में संतुलन ये डीन रॉस्को पाउंड बिठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रक्रिया में न्यूनतम तनाव, न्यूनतम विरोध,
ये पैदा हो रहा है। हम व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति के का जो व्यक्तित्व है, उसे यूं ही अतिक्रमित करने की इजाजत किसी को नहीं दे रहे कि सोसाइटी या सोसाइटी का प्रतिनिधि राज्य जब उचित समझे तो व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्तित्व पर साभिप्राय आक्रमण करे, इस ढंग का अधिकार किसी को नहीं मिलना। इसीलिए डीन रास्को पाउंड के बारे में कहते हैं, इन्होंने हितों में संतुलन बिठाया है। दूसरे प्रकार की विधिपरक अवधारणा, ये देख रहे हैं, दूसरे प्रकार की विधिपरक अवधारणा कि स्वर्जित संपत्ति का उपभोग। हर समाज में ये लक्षण पाया जा रहा है, हर समाज के सदस्यों की ये इच्छा है कि वो संपत्ति है जिसे उन्होंने स्वयं खोजा है, वो संपत्ति जिसे उन्होंने अपने श्रम से अर्जित किया है, ठीक है ना, और वो संपत्ति जो समाज की जो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है, उस आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति ने प्राप्त किया है, वो उसकी स्वर्जित संपत्ति समझी जाए और उसका अपने ढंग से उपभोग करने का हक उसे मिलना चाहिए। और विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं में आप देखेंगे तो स्वर्जित संपत्ति इसे संरक्षण देने का प्रयत्न ये हुआ है। आप हिंदुला पढ़ते हैं, उन्होंने कहा सहदायकी उसका जो उत्तराधिकार है वो अलग ढंग से शासित होगा, उसके आप एक्सक्लूसिव स्वामी नहीं रहेंगे, लेकिन जो स्वर्जित संपत्ति है उसका उत्तराधिकार इसी अधिनियम के प्रावधानों से शासित होगा। स्वर्जित संपत्ति के संबंध में व्यक्ति अधिकारों की मांग शुरुआत से कर रहा है। यह विधिपरक अवधारणा है जो कुछ हितों को जन्म देगी, अभी देखेंगे वो हित, और वो हित भी सुरक्षा संबंधी हित, जैसा अभिप्राय आक्रमण का अभाव संबंधी जो विधिपरक अवधारणा है, जो सुरक्षा संबंधी हित को पैदा करेगी, उस हित के समान ही एक ही तल पर उसको संतुलित किया जाएगा। और वो संतुलन कैसे किया जाएगा? हित की सीमा, व्यक्ति के हित की सीमा, व्यक्ति का जो स्वर्जित संपत्ति के उपभोग संबंधी हित है, या यूं कहें व्यक्ति का जो स्वर्जित संपत्ति के उपभोग संबंधी विधिक अभिधारणा के आधार पर पैदा हुआ हित है, उसे सीमा के आधार पर उसकी सीमा को निश्चित किया जाएगा कि आप कहां तक अपनी स्वर्जित संपत्ति का उपभोग करेंगे। उसके बाद आप अपनी स्वर्जित संपत्ति का भी उपभोग नहीं करेंगे। क्यों? उसके बाद उस संपत्ति के उपभोग में सामाजिक हित है, उस सामाजिक हित के अगेंस्ट आपके व्यक्तिगत हित को बैलेंस करेंगे, और वो संतुलन ऊपर से नहीं होगा, वो संतुलन एक तल पर होगा। इसीलिए कहते हैं डीन रास्को पाउंड हॉरिजॉन्टल तरीके से सोच रहे हैं और इयरिंग वर्टिकल तरीके से सोच रहे हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग है डीन रास्को पाउंड की, उस सोशल इंजीनियरिंग में किया ही यही जाएगा, क्योंकि उनकी सोशल इंजीनियरिंग की जो पद्धति है वो न्यूनतम विरोध, न्यूनतम तनाव, इसके साथ हितों को संरक्षण, दावे और आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति ये करना चाहती है। न्यूनतम तनाव, न्यूनतम विरोध, निर्विरोध नहीं, क्योंकि निर्विरोध तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही हम सामाजिक सुरक्षा के हित में आपके हित पर प्रतिबंध लगाएंगे, वैसे विरोध तो होना ही है, लेकिन विरोध की जो सीमा है उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। और
और ये घटाने और बढ़ाने की बात जो ध्यान में आई है डीन रास्को पाउंड के, वो इयरिंग की असफलता उसी के कारण आई है। इयरिंग की असफलता का, यानी जहां ऊपर से जो आपका प्रतिबंध है उसे थोपने से सामाजिक सुरक्षा संभव बन रही है, वहां तो ठीक है। लेकिन सिद्धांत के तौर पर अगर इयरिंग को मान्यता दी जाए और हर जगह सामाजिक हित के हक में राज्य को अधिकार दिए जाएं, तो निरंकुश व्यवस्था का निर्माण होगा जो ठीक नहीं होगा। अगर हम ये कहें राज्य जब चाहे सामाजिक सुरक्षा के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, तो राज्य निरंकुश हो जाएगा। इसलिए इयरिंग का तरीका कहीं कहीं ठीक हो सकता है, हर जगह ठीक नहीं हो सकता। और यह बात डीन रास्को पाउंड के ध्यान में आई, इसलिए उन्होंने क्या किया, हितों की पहचान, हितों की मान्यता, हितों का वर्गीकरण और हितों की सीमा, इसे परिभाषित करने का काम किया है, ताकि न्यूनतम विरोध और न्यूनतम तनाव के साथ सारे हितों को संरक्षण भी मिले और मानवीय आवश्यकता और दावे और इच्छाएं ये संतुष्ट ये भी रहे। आप पेटेंट संबंधी कानून देखिए, आप अपनी, ठीक है, योग्यता से, आप अपने श्रम से जो भी संपत्ति अर्जित करेंगे, एक निश्चित काल तक आपको उसके उपभोग का अधिकार रहेगा, लेकिन एक निश्चित समय तक रहेगा। उसके बाद वो संपत्ति समाज की संपत्ति बनेगी और उस संपत्ति का उपभोग समाज के हित में ये किया जाएगा। तो एक संतुलन ये डीन रास्को पाउंड ने बिठाने की कोशिश की है और इस विधिपरक अभिधारणा के आधार पर कि स्वर्जित संपत्ति का उपभोग ये व्यक्ति कर सके, इसके आधार पर एक हित अभी जन्म लेगा, वो हम देखेंगे। और आपका फिर तीसरी उन्होंने विधि परक अभिधारणा पाई है कि सद्भावपूर्ण व्यवहार की आशा। ठीक है, ये किसी भी समाज के सदस्यों की उम्मीद है कि समाज के अन्य सदस्य उनके साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करेंगे। सद्भावपूर्ण व्यवहार होता क्या है, इसकी पहचान वो भी उन्होंने अपने निरीक्षण की पद्धति इसके माध्यम से की है। उन्होंने सद्भावपूर्ण व्यवहार को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोग ये आशा करते हैं कि आप उनसे जो वायदे करेंगे, ठीक है, उन वायदों को पूरा करेंगे। इसको उन्होंने सद्भावपूर्ण व्यवहार कहा है कि ये लोगों की मान्यता है, लोगों की इच्छा और आशा है कि समाज के बकाया सदस्य उनके साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये माना है कि सद्भावपूर्ण व्यवहार ये भी है कि समाज के सदस्य ऐसा विश्वास रखेंगे, उनकी ये इच्छा रहेगी कि समाज की जो नैतिकता है, सामाजिक नैतिकता, उससे संगत रहते हुए वे अपने उद्योगों को निर्बाध ढंग से चला सकेंगे। अगर उनका जो काम है, उनका जो पेशा है, वो समाज की सामाजिक नैतिकता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो कोई भी उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अभिधारणा भी समाज में पाई जाती है और इसके आधार पर विधि निर्माण ये भी होता है। ये विधिपरक अभिधारणा है जो लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि अगर वे सामाजिक नैतिकता से संगत रहते हुए संपत्ति पैदा करेंगे और कोई पेशा और व्यापार अपनाएंगे, तो कोई भी उन्हें बाधित नहीं करेगा और वे अपने ढंग से जीवन जी सकेंगे। ठीक है, तीसरी उन्होंने बताई है कि यह विधिपरक अभिधारणा भी समाज में पाई जाती है कि लोग यह आशा करते हैं कि अगर उनकी चीज भूल से दूसरों के पास पहुंच जाएगी, और भूल से दूसरों के पास पहुंच गई यानी वो दूसरा इस चीज के अपने पास आने की आशा नहीं कर सकता सामान्य परिस्थितियों में।
वो ये जानता है कि अगर परिस्थितियां सामान्य रहे तो ये चीज मेरे पास नहीं आएगी। अगर सारी बातें सबको पता रहे और सारी बातों पर सबका ध्यान हो तो ये चीज मेरे पास नहीं आ सकती। लेकिन अगर इसके बाद भी उसके पास पहुंच गई है तो इसका मतलब यह है कि वो चीज उसके पास भूल से पहुंची है। तो लोग ये भी आशा करते हैं कि भूल आदि से अगर उनकी चीजें, उनकी संपत्ति किसी के पास पहुंच जाएगी तो लोग सद्भावपूर्ण व्यवहार के नाते वो चीज उन्हें वापस कर देंगे। ऐसी विधिपरक अभिधारणा भी सोसाइटी में पाई जाती है। और इस आधार पर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान अधिनियम में जो आपका क्वेसी कॉन्टेक्ट नाम से 68 से 72 तक का जो सेक्शंस हैं वो इन्हीं आधारों पर बनाए गए। तो ये विधिपरक अभिधारणा भी डीन रॉस्को पाउंड समाज में देख रहे हैं। वो कहते हैं ये एक और विधिपरक अभिधारणा वो भी डीन रॉस्को पाउंड देख रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग ऐसा विश्वास करते हैं सोसाइटी के कि उनसे संव्यवहार करते समय समाज के अन्य सदस्य सावधानी के साथ व्यवहार करेंगे। ये सावधानी के साथ व्यवहार करने की विधिपरक अभिधारणा उनके अंदर पाई जाती। इसके आधार पर भी समाज में कानून ये निर्मित होता है। इसके अलावा वो ये विधिपरक अभिधारणा ये भी रखते हैं कि जो खतरनाक वस्तुएं हैं, जो निकल भागने की प्रवृत्ति भी रखती है, यानी अगर आप उन्हें ठीक से मैनेज न करो तो वो निकल भागने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऐसी खतरनाक वस्तुएं अगर कोई रखेगा तो वो ये आशा करते हैं कि वो इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि वो निकल न भागे और उन्हें नुकसान न करें। इस प्रकार की विधिपरक अभिधारणा ये भी समाज में पाई जाती है। और डीन रॉस्को पाउंड ने देखा है इस विधिपरक अभिधारणा के आधार पर भी समाज में कानून निर्मित होता है। ये 5 विधिपरक अभिधारणाएं उन्होंने पाई हैं और 5 विधिपरक अभिधारणाओं के आधार पर उन्होंने विभिन्न हितों का निर्माण देखा है और उन हितों को संरक्षण देने के लिए साधनों की खोज की है। और उन्होंने कहा कि कानून इन विधिपरक अभिधारणाओं के आधार पर जो हित उत्पन्न होते हैं उन्हें न्यूनतम तनाव, न्यूनतम विरोध के साथ संरक्षण प्रदान करता है। और संरक्षण देने के तरीके 3 होते हैं। वो संरक्षण देने के तरीकों पर विचार करता है। वो कहते हैं सबसे पहले ये हित मनुष्य को प्रदान किए जाते हैं कानूनों के द्वारा, दावों के रूप में। मनुष्य को ये हित उसे पर्सनालिटी, उसे व्यक्तित्व देकर प्रदान कर दिए जाते हैं और उसे यह हक दिया जाता है कि जब उसके इन हितों को नुकसान पहुंचे तो वो क्या करे, व्यवस्था का उपयोग करके अपने इन हितों को संरक्षित करवा ले और कभी दंड के माध्यम से और कभी प्रतिकर देकर कानून इन हितों का संरक्षण ये करता है। तो तरीकों पर भी डीन रॉस्को पाउंड ने बात की है और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे हित भी हैं जिन्हें कानून पर्याप्त संरक्षण नहीं दे सकता। जैसे वो देखेंगे, अभी बात करेंगे, वो कहेंगे एकांतता संबंधी जो हित है व्यक्ति का, जो स्वाभिप्राय आक्रमण का अभाव इस विधिक अभिधारणा के आधार पर पैदा होगा। जो एकांतता संबंधी जो हित है व्यक्ति का, जो एकांतता संबंधी अधिकार है व्यक्ति का, यह स्वाभिप्राय आक्रमण नहीं होना चाहिए। इस विधिपरक अभिधारणा के आधार पर पैदा होता है। हम अकेले रहना चाहते हैं, आप हमें क्यों डिस्टर्ब करेंगे? ठीक है, आपको कोई हक नहीं कि हमें आप डिस्टर्ब करें। ठीक है, तो वो कहते हैं इस अधिकार का संरक्षण, यह पति पत्नी के जो परस्पर अधिकार और कर्तव्य होते हैं उनका संरक्षण कानून बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि कानून या तो दंड देगा और या प्रतिकर देगा, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए हितों के संरक्षण में डीन रॉस्को पाउंड मनोवैज्ञानिक तत्वों की भूमिका भी देखते हैं
और वो ये भी चाहते और मानते हैं कि हितों के संरक्षण में जो वो है आपका मतलब ला की जानकारी है और ला की शिक्षा, ये भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए लोगों को ला की शिक्षा और विधिपरक जो वो है यानी विधि की एक अनुनयी उपदेशात्मक भूमिका है, इस ढंग की बात भी डीन रास्कोपाउंड देख रहे हैं। और डीन रास्कोपाउंड ये भी देख रहे हैं कि ऐसी स्थितियां भी आएंगी जिनमें विधि सामान्यता के कारण यानी एक डंडे से अगर आप सबको हांकोगे तो नुकसान हो जाएगा, विशेष तरीके के मामले हो सकते हैं और वे विशेष तरीके के मामले विशेष तरीके से समाधान की मांग कर सकते हैं। इसके डीन रास्कोपाउंड ये भी एक तरीका अपनाएंगे और इसकी सिफारिश भी करेंगे कि जो विशेष मामले हैं उन्हें विशेष तरीके से सॉल्व किया जाए और वो मामलों को सॉल्व करने में विधि के अनुसार न्याय और बिना विधि के न्याय दोनों तरीकों की सिफारिश करेंगे। और बिना विधि के न्याय कहां होता है? जब अंतर्निहित शक्तियों का न्यायालय उपयोग करता है। अक्सर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी आपका विवेक की ताकत का इस्तेमाल करके विशेष मामलों में न्याय करने के लिए विधि के अनुसार नहीं, विधि के बिना ये न्याय करते हैं। तो डीन रास्कोपाउंड एक पूरी व्यवस्था ये निर्मित कर रहे हैं और तीन जो विधिपरक अभिधारणाएं उन्होंने पाई हैं, क्योंकि पहली विधिपरक अभिधारणा उन्होंने पाई है कि सभ्य समाज में जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो नौकरी की सुरक्षा हमारी होनी चाहिए। इस प्रकार की विधिपरक अवधारणा, ये विकसित होती हुई विधिपरक अवधारणा ये मानी है डीन रास्कोपाउंड ने, ये विकसित होती हुई विधिपरक अवधारणा है। इस अभिधारणा ने समाज में कुछ कानूनी विकास को और विधिक विकास को मान्यता दी है। दूसरी विधिपरक अभिधारणा जो समाज में पैदा हो रही वो ये कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जब वृद्धावस्था है तो उनके भरण पोषण के लिए कुछ पेंशन वगैरह की व्यवस्था ये होनी चाहिए। ये विधिपरक अभिधारणा है जो समाज में विकसित होती जा रही है, ठीक है। और तीसरी विधिपरक अभिधारणा ये भी पैदा हो रही है जो एक्सीडेंटली घटनाएं समाज में घट जाती हैं जिनके कारण से लोगों को नुकसान पहुंचता है, उनके बारे में भी लोगों में यह अभिधारणा पाई जा रही है कि क्या हो कि उन अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न जोखिम से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और इन तीनों विधिपरक अभिधारणाओं के आधार पर आप समाज में विधिक विकास देख सकते हैं। नौकरी की सुरक्षा, उसके लिए कानून बनना है। वृद्धावस्था पेंशन, और पेंशन मिलनी चाहिए सबको, इसके संबंध में कानून, हमारे यहां तो फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 16 को जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि पूरा ये अधिकार ही विकसित होगा कि व्यक्तियों को पेंशन मिलना चाहिए। तीसरा आप देखते हैं कि उन्होंने कहा फलां जगह कैजुअलिटी हो गई, प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पूरा इंश्योरेंस संबंधी कानून, वो अप्रत्याशित घटनाओं से जोखिम जो उत्पन्न होता है उससे बचाव के लिए उत्पन्न हुआ है। तो ये विधिपरक अभिधारणाएं हैं जो हितों को जन्म देती है। हित उन्होंने 3 प्रकार के माने, व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित और लोकहित, ठीक है। लेकिन हितों की सीमा उन्होंने परिभाषित की है और हितों की सीमा परिभाषित करके उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित की सीमा शुरू होने तक ही मान्यता दी जाएगी, उसके आगे सामाजिक हित रहेगा और सामाजिक हित के बाद लोकहित, क्योंकि सामाजिक हित की सुरक्षा में लोकहित निहित है। व्यक्तिगत हित के प्रकार कितने हैं ये उन्होंने बताया है, वो आपकी किताबों में लिखा कि व्यक्तिगत हित के प्रकार, जैसे इसमें उन्होंने कहा कि इसमें 3 प्रकार के हित हैं। व्यक्तित्व संबंधी, घरेलू संबंधों से संबंधित और संपत्ति या तत्व संबंधी, ये तीनों व्यक्तिगत हित की श्रेणी में उन्होंने रखे और सामाजिक हित इसके प्रकार बताए, लोकहित के प्रकार बताए। वो आपकी किताबों में आप पढ़ ही सकते हैं कि ये व्यक्तिगत हित के प्रकार हैं, ये सामाजिक हित के प्रकार हैं, ये लोकहित के प्रकार हैं।
और तीनों प्रकार के हितों में समन्वय और सामंजस्य ये बिठाने की कोशिश दिन रात को पाउंड ने की है। किसी हित को किसी हित पर अधिमान नहीं दिया गया है। आपकी एकांतता का अधिकार वहीं तक रहेगा जहां तक सामाजिक हित ये नहीं शुरू हो जाएगा। और जब सामाजिक हित शुरू होगा तो आपके जो व्यक्ति संबंधी हित हैं, व्यक्तित्व संबंधी हित हैं, उन्हें रोका भी जाएगा। पुलिस आपके घर पर आकर, जैसे आप देखेंगे पुलिस रेगुलेशन में व्यवस्था है कि अगर आप हिस्ट्री चीटर अपराधी हैं तो रात में पुलिस आपके घर पर आ सकती है। इस बात को चैलेंज भी किया गया, केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उनमें चैलेंज हुआ है और ये कहा गया है कि भाई ये एकांतता संबंधी जो अधिकार है व्यक्ति का, उसका हनन है। लेकिन उसको ठीक पाया गया सामाजिक सुरक्षा के हित में, क्योंकि ठीक है आपका एकांतता संबंधी अधिकार है या आपका एकांतता संबंधी हित है और वो व्यक्तिगत हित की श्रेणी में भी है, उसको संरक्षण भी मिलना चाहिए, लेकिन सामाजिक हित की कीमत पर नहीं। जहां पर सामाजिक हित आएगा वहां पर आपका यह हित बैलेंस किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा और संतुलित करते हुए पुलिस को यह हक दिया जाएगा कि पुलिस आपके घर पर आकर यह देख सके कि आप अपने घर पर हो या नहीं हो, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति नहीं। और सामाजिक जो हित है इसमें लोकहित ये रहेगा ही रहेगा। तो तीनों प्रकार के हितों का जो संरक्षण है वो न्यूनतम विरोध न्यूनतम तनाव। आप ये देखेंगे जैसे उन्होंने क्या कहा कि रिजर्वेशन राज्य कर सकता है, लेकिन 50% की सीमा अतिक्रमित नहीं होगी। और 50% की सीमा अतिक्रमित क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 335 भी है और अनुच्छेद 335 को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित कर दिया और ये कहा है कि अनुच्छेद 335 ये कहता है कि जो प्रशासन की दक्षता है और प्रशासन की प्रभावकारिता है ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर विपरीत रूप से प्रभावित न हो, ऐसे आप रिजर्वेशन उपलब्ध कराएंगे। और उन्होंने कहा ये तो कोई मान ही नहीं सकता, ये तो कोई कह ही नहीं सकता, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो कहेंगे ही, और जो कुछ कहेंगे वो तो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं, उनकी बात की कोई कीमत ये भी नहीं होती। कोई नहीं कहेगा इसका मतलब कोई युक्ति संगत मनुष्य नहीं कहेगा। जो रीजनेबल बात करने वाला आदमी है वो नहीं कहेगा। तो कोई नहीं कहेगा इस शब्द का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि कोई युक्ति संगत मनुष्य वैसी बात नहीं कहेगा। तो उन्होंने कहा है कि कोई युक्ति संगत मनुष्य ये तो मान ही नहीं सकता, ये तो कह ही नहीं सकता कि रिजर्वेशन से योग्यता को नुकसान नहीं होता। ये तो होता ही है, ठीक है। तो आप रिजर्वेशन की सीमा को इस कदर कतई नहीं बढ़ाएंगे कि प्रशासन की दक्षता विपरीत रूप से प्रभावित हो जाए। तो ठीक है, हितों को बैलेंस किया जाएगा, लेकिन हितों की सीमा परिभाषित करके व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित और लोक हित कौन से हैं ये बता दिया। डीन रास्को पाउंड ने पूरा लिस्ट बनाई है कि ये व्यक्तिगत हित है, ये सामाजिक हित है, ये लोक हित है। और व्यक्तिगत हित को संरक्षित किया जाएगा, लेकिन सामाजिक हित की सीमा जहां पर शुरू होगी वहीं तक संरक्षित किया जाएगा, उसके बाद संरक्षित नहीं होगा। तो एक न्यूनतम विरोध और न्यूनतम तनाव के साथ हितों को संरक्षित करने की पद्धति और उसका विकास ये डीन रास्को पाउंड ने किया है। उन्होंने कहा ठीक, अल्पसंख्यकों को अधिकार रहेगा कि वे अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंध ये कर सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करें तब प्रबंध होगा। अगर कोई शिक्षण संस्था उन्होंने स्थापित नहीं की है तो उसका प्रबंध उन्हें नहीं मिलेगा।
ठीक है, सबसे पहले आप अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करें, और जो शिक्षण संस्था आपने स्थापित की अगर वो, ठीक है, राज्य के पास चली गई कभी, तो फिर आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चीज आपके पास से चली गई वो आपकी बची नहीं। अब आप उसका प्रशासन कैसे करेंगे? तो दोनों बातें होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक बात और रखी, उन्होंने कहा शिक्षण संस्था आप स्थापित करें तब आपको प्रबंध मिलेगा। तो शिक्षण संस्था का मतलब यह हुआ जो शिक्षा दे। शिक्षण संस्था का मतलब यह नहीं हुआ कि आप वहां जो कुछ दो उसे हम शिक्षा का नाम दे दें। नो, शिक्षा क्या है यह अपने में स्पष्ट है। अब देखिए, दो हितों को बैलेंस करना, और जब सामाजिक हित बैलेंस होगा तो लोकहित अपने आप बैलेंस हो जाएगा। लोकहित को बैलेंस करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, एक ही तल पर बात चल रही है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। उन्होंने कहा कि आप एज ए अल्पसंख्यक, ठीक है, आप जो स्कूल स्थापित करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप वहां जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, लेकिन जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, इसका मतलब यह हुआ साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ाइए, यानी जो मान्यता प्राप्त विषय हैं उनमें से जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाइए। क्योंकि हमने कहा ना, हर शब्द का अपना कुछ अर्थ है। आप किसी को मारो और ये कहो कि हम उसका पालन पोषण करना है, नहीं, ये नहीं चलेगा। यद्यपि पालन पोषण में मारना भी शामिल है, ये ठीक है कि पालन पोषण में मारना शामिल है, लेकिन मारना फिर भी अलग है और पालन पोषण के लिए मारना फिर भी अलग है। दोनों बातें डिफरेंट हैं। अगर मारोगे तो पिटोगे तुम भी, तुम्हारे खिलाफ दंडविधि काम करेगी, और अगर पालन पोषण के लिए मारोगे तो जनरल एक्सेप्शन से शासित हो जाओगे, कोई अपराध नहीं हुआ। ठीक है, तो व्यक्ति के हित, सामाजिक हित, लोक हित, सबको एक तल पर बैलेंस करना, दिन रात का पाऊं, और न्यूनतम विरोध, न्यूनतम तनाव, इसी को उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कहा है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ही है, और जो हित पैदा होंगे, दीनदास कपाउंड कहते हैं वो विधिपरक अभिधारणाओं से पैदा होंगे। विधिपरक अभिधारणाएं हितों को जन्म दे देंगी। हितों में मनुष्य के दावे, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की आवश्यकता ये दिखाई देगी, क्योंकि दावा, इच्छा, आवश्यकता यही विधिपरक अभिधारणा को उत्पन्न करेगा। विधिपरक अभिधारणा को उत्पन्न कौन करता है? मनुष्य का दावा, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की आवश्यकता, यही तो विधिपरक अभिधारणा को जन्म दे रही है। और ये जो विधिपरक अभिधारणा पैदा हो रही सोसाइटी में, ये विभिन्न हितों को मान्यता दे रही है। तो मनुष्य के एकांतता संबंधी अधिकार है, विधिपरक अभिधारणा वो ठीक है, उसमें पाई जा रही स्वर्गीय संपत्ति का उपभोग करे तो उसे संविदा की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो संविदा की स्वतंत्रता में एक हित रखता है। ठीक है, दूत अगर किसी ने उसे कोई वचन दिया तो उस वचन को ऑनर होना चाहिए, इस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये है। ठीक है, एनआई एक्ट है, आप पालन आपको करना होगा, आप करेंगे नहीं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के हित, उन हितों को आइडेंटिफाई किया है दीनदास कपाउंड ने, और वो हित विधिपरक अभिधारणा उनके आधार पर है। और विधिपरक अभिधारणाएं किसके आधार पर है? मनुष्य की इच्छा, दावा और आवश्यकता, इस पर आधारित है। तो मूल रूप से क्या निकला? मनुष्य की इच्छा, दावा और आवश्यकता। वो कुछ चीजों पर दावा कर रहा है, उसकी कुछ इच्छाएं वो संतुष्ट होनी चाहिए। मनुष्य की इच्छा, दावा और आवश्यकता, ये विधिपरक अभिधारणा को जन्म देगी।
विधिपरक अभिधारणा विभिन्न प्रकार के हितों को जन्म दे देंगे। वो हित व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित, लोक हित, इस रूप में कैटेगराइज हो सकते हैं। और व्यक्तिगत हित को वहीं तक संरक्षण, जब तक सामाजिक हित ये संरक्षित रहे, सामाजिक हित को वहीं तक संरक्षण जब तक लोक हित संरक्षित रहे। और ऐसा हम करेंगे कैसे? हितों को ऊपर नीचे करके नहीं कि व्यक्तिगत हित इसे संरक्षित करने के लिए हम सामाजिक हित को थोड़ा कम कर दें, या सामाजिक हित को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत हित को थोड़ा कम कर दें। नहीं, हम विभिन्न हितों की सीमा ये परिभाषित करेंगे कि बस यहीं तक, इसके आगे नहीं। और उनका अल्पसंख्यकों को हक है। बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अभी बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वहां एफिडेविट दिया है। उनका कहना है मदरसे में दीनी शिक्षा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनियावी शिक्षा भी होगी, क्योंकि आप दीनी शिक्षा हासिल करें, ठीक है, आपको मस्जिद में मुअज्जिन ये भी चाहिए, आपको अपने धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु, ठीक है, उलेमा ये चाहिए, ठीक है, विभिन्न विषयों पर आपको इस्लाम के सिद्धांतों के प्रकाश में जानकारी मिले, ऐसे विद्वान चाहिए, ठीक, आप चलाएं। लेकिन सिर्फ दीनी नहीं, दुनियावी भी, क्योंकि यह तय है मस्जिद के मुअज्जिन को जितनी तनख्वाह मिल रही है उतनी तनख्वाह में कोई अपना घर नहीं चला सकता, कोई नहीं चला सकता। और मस्जिद की जो इंतजामिया है वो उससे ज्यादा तनख्वाह देने को उसे तैयार नहीं है, और उसके पास कोई योग्यता नहीं कि वो उससे ज्यादा कमा सके। इस पर बात चल रही है कि नहीं साहब, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अल्पसंख्यक होने के नाते आपका जो अधिकार है अंतःकरण की स्वतंत्रता के रूप में, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, इस अंतःकरण की स्वतंत्रता को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि सदाचार, ठीक है, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और इस अध्याय के अन्य उपबंध, ऐसे करके लिखा है फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये जो बात निकल कर आ रही है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता का हक प्राप्त है, आपको अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का और उनका प्रबंध करने का हक प्राप्त है। तो आप देखें, एक अधिकार आपको दिया, उसकी सीमा परिभाषित कर दी कि आपका यह अधिकार कहां तक है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस अध्याय के अन्य उपबंध, इनके अधीन रहते हुए आपका जो वैयक्तिक हित है खूब इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कहीं से कोई समस्या नहीं। लेकिन इस वैयक्तिक हित के लिए सामाजिक हित, जो लोक व्यवस्था, सदाचार, सारे लोगों की, ठीक है, जीवन जीने लायक जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना, सदाचार, ठीक है, और स्वास्थ्य, हेल्थ, और इस अध्याय के अन्य उपबंध उनके अधीन रहते हैं। और इस अध्याय के अन्य उपबंध जब आएंगे तो अनुच्छेद 21 आ जाएगा, और अनुच्छेद 21 आया तो समझ लो सब कुछ आ गया, क्योंकि प्राण की स्वतंत्रता इतना विस्तृत तौर पर, दैहिक स्वतंत्रता इतनी विस्तृत तौर पर डिफाइन हुई है कि उसमें गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो कुछ जरूरी है सब आ गया। और गरिमापूर्ण जीवन ये मांग करता है कि व्यक्ति को आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ जीने योग्य वातावरण मिलना चाहिए। और आप कहें हम नहीं चाहते कि हमें जीवन योग्य वातावरण मिले, इसलिए प्लीज हमें माफ करिए, नहीं चलेगी आपकी ये बात, क्योंकि फंडामेंटल राइट देना ये राज्य का काम है, राज्य की ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट देना
मीनिंग देयरबाय फंडामेंटल राइट को वायलेट न करना। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ जब फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे तो राज्य की ये ड्यूटी बन जाएगी कि वो आपको एक ऐसा वातावरण दे जिसमें सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, और एक शिक्षित व्यक्तित्व और एक, ठीक है, योग्य और शिक्षित व्यक्तित्व, इसका निर्माण हो सके। ऐसी व्यवस्था निर्मित करना राज्य का कर्तव्य बन जाएगा जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा है और कहा कि आप अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करिए, उनका प्रबंध भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य से सहायता, ठीक है, आपको मिलेगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं। राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि अमुक संस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था, इसलिए हम वहां सहायता नहीं देंगे। जीएफ कॉलेज हो, इस्लामिया हो, मिशन हो, सेंट पॉल्स हो, कोई हो, सबको सहायता भी मिलेगी और सबको मान्यता भी मिलेगी, क्योंकि अन्यथा शिक्षण संस्था स्थापित करने का कोई मतलब ही नहीं हो सकता। आदमी ने वहां से हाई स्कूल किया, आदमी ने वहां से इंटर किया, वो मान्य ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या होगा? तो उन्होंने कहा वो भी है, और चूंकि आपने स्थापित किया इसलिए आपको वहां रिजर्वेशन अपने पक्ष में लागू करने का हक यह भी मिलेगा। जामिया में भी है, इस्लामिया में भी है, उस्मानिया में भी है, सब जगह, लेकिन एक निश्चित सीमा, उससे आगे नहीं है। 50% मैक्सिमम लिमिट रखी है कि 50%, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। कारण यह है कि यह स्वयं शिक्षण संस्था के हित में है। प्रतियोगिता ये जब तक नहीं होगी, कंपटीशन ये जब तक नहीं होगा, तब तक स्किल का डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। योग्यता वहीं से विकसित होती है जब सामने प्रतिस्पर्धा ये हो रही हो। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। हमने कहा ना कि मनुष्य की मूल वृत्तियों को हम खत्म नहीं कर सकते, उनका उपयोग सीखना चाहिए। मूल वृत्ति आप खत्म कैसे कर लोगे? मूल वृत्ति खत्म तो नहीं हो सकती। ईर्ष्या मनुष्य में है, तो ईर्ष्या के आधार पर हम प्रतिस्पर्धा ये पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। जब ईर्ष्या के आधार पर हम प्रतिस्पर्धा ये पैदा कर देंगे तो वो सार्थक और विधायक परिणाम देना शुरू कर देगी। और सामाजिक हित ये सुरक्षित होने लगेगा। जब सामाजिक हित सुरक्षित होगा तो लोकहित ऑटोमेटिकली सुरक्षित होगा। ये टेक्निक डीन रास्को पाउंड की है, और इस टेक्निक को आप फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में भी देखेंगे, विभिन्न कानूनों में देखेंगे, विभिन्न कानूनों जो डीन रास्को पाउंड की इस टेक्निक पर चल रहा है। और डीन रास्को पाउंड सिर्फ हितों की पहचान नहीं कर रहे हैं, हितों के पीछे जो ताकतें काम करती हैं अर्थात विधिपरक अभिधारणाएं, उन पर बात नहीं कर रहे हैं। विधिपरक अभिधारणाएं जिन बातों पर निर्मित होती हैं अर्थात मनुष्य की इच्छा, दावा और आवश्यकता, सिर्फ उस पर बात नहीं कर रहे हैं। डीन रास्को पाउंड पूरे एक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। डीन रास्को पाउंड इसीलिए कहते हैं, डीन रास्को पाउंड ने विधि का नहीं विधिक व्यवस्था का अध्ययन किया है, क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग करते हुए जो विभिन्न हित हैं उनको सुरक्षित करना चाहते हैं न्यूनतम तनाव और न्यूनतम विरोध के साथ। इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, हित की पहचान भी कर रहे हैं, हित को निर्मित करने वाली ताकतों उनका अध्ययन ये भी कर रहे हैं, हित को निर्मित करने वाली ताकतों के पीछे क्या है उसको भी देख रहे हैं, हितों को संतुलन करने की पद्धति ये भी बता रहे हैं कि किस पद्धति से हितों को संतुलित किया जाए, यानी सीमा परिभाषित कर दी जाए। हितों को पहले मान्यता दीजिए, ठीक है, सबसे पहले तो मान्यता देनी पड़ेगी ना कि ये हित है, ये हित है इस रूप में। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन होगा ना, और उसके बाद हितों का संरक्षण ये करेंगे। संरक्षण करने में ये शामिल है, संरक्षण कैसे करें, ठीक है। संरक्षण करना आवश्यकता बन गई। अब संरक्षण करने के दो तरीके हैं।
एक हम कहें कि सामाजिक हित, ये जैसे ही आएगा व्यक्ति के हित को हम मान्यता देंगे ही नहीं। एक संरक्षण का तरीका यह भी है। दूसरा संरक्षण का तरीका यह है कि हम व्यक्ति के हित की सीमा डिफाइन कर देंगे और कहेंगे बस यहीं तक आपका हित, इसके आगे भाई आपको करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसके आगे आप करोगे तो सामाजिक हित को नुकसान ये होगा, और सामाजिक हित को नुकसान होगा तो लोक हित को नुकसान होगा। तो जब हम ऐसा कहेंगे व्यक्ति से कि भाई आप शिक्षण संस्था बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप रिजर्वेशन भी दे लीजिए अपने पक्ष में, हमें इससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई सीमा ये रहेगी, तो न्यूनतम तनाव होगा। तनाव तो फिर भी होगा, विरोध तो फिर भी होगा, लेकिन तब न्यूनतम होगा और न्यूनतम को नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस टेक्निक का उपयोग, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि आपको हक है लेकिन इस सीमा तक, इसके आगे नहीं, लेकिन ये इससे आगे जा रही हैं या आप उससे आगे जा रहे हो। अब संरक्षण के साधन ये देखने पड़ेंगे, अब संरक्षण के साधनों का विकास ये करना पड़ेगा। तो डीन रास्कोपाउंड ने उसका भी चिंतन किया है। अभी हमने आपसे कहा कि संरक्षण का साधन क्या होगा। संरक्षण का साधन यह होगा हम मनुष्य को व्यक्तित्व दे देंगे। मनुष्य, हमने आपसे जब ज्यूरिस्प्रूडेंस में पर्सनालिटी पर बात की थी तो हमने कहा था मनुष्य व्यक्तित्व से हीन हो, यह भी हो सकता है। ठीक है, यानी मनुष्य है लेकिन व्यक्तित्व नहीं है उसके पास। व्यक्तित्व का मतलब है ऐसा मनुष्य जो अधिकार और कर्तव्य को धारित करने के योग्य है। पागल है, मनुष्य है, व्यक्ति नहीं कानून की नजर में। और ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य न हो लेकिन व्यक्ति हो। हमने आपसे कहा था कि जैसे एसएस लॉ कॉलेज, ये यूपी रोडवेज व्यक्ति नहीं है, सॉरी मनुष्य नहीं है, व्यक्ति है। ठीक है, तो डीन रास्कोपाउंड ने ये तो कहा भाई अच्छे लोग ये मान लेंगे कि न्यूनतम तनाव और न्यूनतम विरोध के साथ हमने व्यक्ति के हित, सामाजिक हित और लोक हित परिभाषित कर दिए, उनको मान्यता दे दी कि ये भाई व्यक्ति का हित, ये लोक हित, ये सामाजिक हित। और आपको इस ढंग से काम नहीं करना चाहिए कि सामाजिक हित के विपरीत जाए। ठीक है, आपको एकांतता का अधिकार है, आप जिससे चाहे शादी करें, ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे भी करें उसके प्रति आपको कुछ कर्तव्यों का पालन करना होगा। यानी विवाह नाम की सामाजिक संस्था जो है, तो सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा में सामाजिक हित है। ठीक है ना, अब आप विवाह संस्था के विरोध में काम नहीं कर सकते, आपका एकांतता का अधिकार है, आप जिससे चाहो शादी कर लो, लेकिन जिससे भी कर लोगे फिर भाई हम तय करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फिर आपका कृत्य विवाह संस्था के विरोध में जा सकता है और सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा ये सामाजिक हित है। इसलिए अब आप छोड़ोगे नहीं, जब तक हिंदू लॉ की अगर बात करें तो धारा 13 संतुष्ट न हो रही हो, ठीक है ना, तब तक छोड़ोगे नहीं। और अगर छोड़ोगे तो फिर हम बताएंगे आपको पालन पोषण करना होगा। आप किससे करो हमें कोई मतलब नहीं, खूब करो, जो मन आए तो करो, लेकिन जिससे भी करो। फिर यह नहीं है कि हम जब चाहेंगे छोड़ देंगे, फिर चाहने की बात खत्म हो गई। अब सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा में सामाजिक हित है, सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा में सामाजिक हित है, यह डीन रास्कोपाउंड ने जाना है, क्योंकि विधिपरक अभिधारणा इस पक्ष में पाई जा रही है कि सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, क्यों वो मनुष्य की इच्छा, दावे और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जरूरी है। ठीक है ना, और फिर सामाजिक सुरक्षा जो संस्थाओं की सुरक्षा में, ठीक है, सामाजिक हित निहित है, जब इसको हम संरक्षित करेंगे तो लोक हित संरक्षित होगा।
ये टेक्निक है, ठीक है। लेकिन लोग ऐसा करेंगे भी और लोग ऐसा नहीं भी करेंगे। तो जब हम विधि का अध्ययन विधिक व्यवस्था के रूप में करेंगे तो हमें उन साधनों का ध्यान भी करना पड़ेगा जिन साधनों के माध्यम से इन हितों को अतिक्रमित किए जाने की दशा में हम हितों को संरक्षण देंगे, वो व्यवस्था भी निर्मित करनी पड़ेगी। तो डीन रास्कोपाउंड कहते हैं कि पहला काम जो विधि करती है हितों के संरक्षण के लिए, वो क्या करती है? व्यक्तियों को व्यक्तित्व दे देती है और व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार दे देती है। और अधिकार हाफिज के क्लासिफिकेशन से आप देखेंगे तो अधिकार कैसे देती है? कभी तो दावे के रूप में देती है, कभी अधिकार के रूप में देती है, कभी शक्ति के रूप में देती है, ठीक है ना, कभी कर्तव्य के रूप में, कभी योग्यता के रूप में, कभी निर्योग्यता के रूप में। यदि दूसरों में निर्योग्यता पैदा कर देगी तो आपका विशेषाधिकार अपने आप हो जाएगा। ये तरीके हैं कानून के जिनके माध्यम से वो हितों के संरक्षण की व्यवस्था ये निर्मित करती है। पहला तरीका वो साधन ढूंढती है, वो साधन है व्यक्तित्व का देना, वो साधन है अधिकारों को विभिन्न स्वरूपों में प्रदान करना। और उसके बाद फिर विधि और आगे बढ़ती है हितों के संरक्षण के लिए, तो कभी दंड और कभी प्रतिकर, इसके माध्यम से हितों को संरक्षित करने का प्रयत्न करती है, इसके माध्यम से भी हितों को संरक्षण देती है। फिर विधि ये जानती है कि विधि व्यक्ति के बाह्य आचरण से संबंधित है, वे व्यक्ति से अंदर से कुछ नहीं करवा सकती। इसलिए भले ही संस्थाओं की सुरक्षा में सामाजिक हित है, ठीक है, भले ही ऐसा है, और पति और पत्नी के परस्पर कर्तव्य उसने उत्पन्न कर दिए, लेकिन पति और पत्नी के जो पारस्परिक कर्तव्य हैं उनमें से अधिकांश विधि के द्वारा ठीक है, पालन योग्य नहीं बनाए जा सकते, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वे उनकी आंतरिक भावनाओं से संबंधित है। इसलिए विधि ये पाती है कि विधि के पालन में या हितों के संरक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों की भी भूमिका है। उपदेशात्मक टेक्निक, इसका उपयोग यह भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे क्या विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित हुआ है, वो विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, विभिन्न जगहों पर जाते हैं, बताते हैं लोगों को। ये टेक्निक डीन रास्कोपाउंड की है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर यूनिवर्सलिटी के साथ कानून लागू हुआ तो अन्याय भी कर देगा। हमने आपको कई बार पढ़ाते समय उदाहरण दिया है कि ठीक है कि दो लोगों में झगड़ा हुआ, एक ने एक को मारा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हुआ है, समझौता नहीं हो सकता, शमनीय अपराध नहीं है सीआरपीसी की लिस्ट के मुताबिक। अब तो सीआरपीसी कहना भी नहीं चाहिए, वो इतिहास की बात हो गई, लेकिन आदत है। लेकिन फिर भी विधि का लक्ष्य क्या है? शांति और व्यवस्था। अब ये दो लोग परस्पर झगड़ा खत्म करके समझौता करना चाहते हैं, तो विधि अपनी सामान्यता के कारण अन्याय पैदा कर देगी। वो कहेगी नहीं, एक तो जेल जाएगा। अब एक जेल गया तो विधि का जो उद्देश्य है वो खत्म। इसलिए अब नो डाउट विधि अनुमति नहीं देती कि समझौता हो, लेकिन इस विशेष मामले में समझौता हो जाना ठीक है। यानी न्याय विधि के मुताबिक भी होता है और न्याय विधि के बिना भी होता है, क्योंकि स्वयं न्याय क्या है? स्वयं न्याय है जो होना चाहिए वो हो। तो डीन रास्कोपाउंड ने न सिर्फ हितों की पहचान की है, न सिर्फ हितों को निर्माण करने वाली ताकतों की पहचान की है, न सिर्फ हितों के संरक्षण के तरीके को ढूंढा है, बल्कि हितों के संरक्षण के जितने तरीके हो सकते हैं सबको ढूंढा भी है और सबको मान्यता ये भी दी है। और ये कहा है कि विधि का, ठीक है, विधि की सामान्यता अन्याय पैदा कर सकती है, इसलिए न्याय का अकेला कारण यह भी किया जाना चाहिए, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द जस्टिस, ये भी होना चाहिए। और उन्होंने माना है कि अक्सर जो प्रशासकीय न्याय होता है, जो ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से शासित होता है, प्रशासकीय न्याय जैसे सरकार ने तय किया
कि इनका ट्रांसफर फला जगह कर देंगे। तो ट्रांसफर आपको दंड देने के लिए नहीं होता, और जब दंड देने के लिए होगा तो स्टे भी हो जाएगा। प्रशासकीय व्यवस्था को सुचारू किया जाए और प्रभावी बना दिया जाए। होता क्या है, मनुष्य तो मनुष्य है, जहां रहेगा वहां उसके संबंध होंगे, और जहां उसके संबंध हो जाएंगे वहां निश्चित तौर पर कुछ तो झुकेगा उसके प्रति जिससे संबंध हो गए, तो हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे, जो दूसरा आएगा उससे तुम्हारे कोई संबंध नहीं होंगे, उसका भी तुमसे कोई संबंध नहीं होगा। तो प्रशासकीय मामलों में अक्सर विधि के अनुसार नहीं, विधि के बिना न्याय किया जाता है। और जब आप विधि के बिना न्याय के नाम पर अन्याय करेंगे, इसलिए कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, कानून के मुताबिक काम किया, और तुम इसलिए उसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो रोकेंगे। ठीक है ना। तो तीनों तरीके डीन रॉस्को पाउंड ने उपयोग किए हैं हितों के संरक्षण में। और जब आप कानूनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक सीमा परिभाषित की गई है आपके अधिकारों की, उसके आगे सामाजिक हित यह माना गया है, और सामाजिक हित के हक में आपके हित को बैलेंस किया है, संतुलित किया है। आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन कर्तव्य की कीमत पर नहीं है, कर्तव्य की कीमत पर नहीं। करिए अभिव्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, विरोध करिए, हड़ताल करिए, जो करना है करिए, लेकिन कर्तव्य की कीमत पर बिल्कुल नहीं। हड़ताल के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। आप ऐसे प्रकारों का इस्तेमाल करिए कि आपकी अभिव्यक्ति भी हो और आपके कर्तव्य ये भी चलते रहे। और इस टेक्निक का उपयोग सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रहा है, और विभिन्न विधियों में हितों की सीमा परिभाषित करके, ये डीन रॉस्को पाउंड के द्वारा खोजा गया तरीका है कि कानून में आप क्या करें, हितों की सीमा को परिभाषित करते हैं कि व्यक्तिगत हित यहां तक, इसके बाद सामाजिक हित। आप अनुच्छेद 19 में देखें, सामाजिक हित उन्होंने कहा है युक्ति युक्त निर्बंधन। ठीक है ना, युक्ति युक्त निर्बंधन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रहेंगे। रिजर्वेशन युक्ति युक्त सीमाओं के भीतर, अनुच्छेद 335 द्वारा लगाई गई सीमा के भीतर, उससे ऊपर नहीं, उससे आगे नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, रहेंगे, लेकिन युक्ति युक्त सीमा के भीतर। आप शिक्षा देंगे, और शिक्षा अपने में कुछ ध्वनित करती है, शिक्षा का अपने में कोई मतलब है, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है। आप शिक्षा देंगे तब हम आपकी संस्था को शिक्षण संस्था कहेंगे, और आप शिक्षा के नाम पर कुछ भी देंगे बिल्कुल नहीं कहेंगे। और फिर सामाजिक हित आएगा। ठीक है, इसमें बैलेंस किया जाएगा। आप रिजर्वेशन देना चाहते दीजिए, आपने स्थापित किए, ठीक है, लेकिन प्रतिस्पर्धा की कीमत पर नहीं, क्योंकि वो स्वयं आपके लिए खराब है। और आप कहें हम इसी दिशा में रहना चाहते हैं, तो यह बात भी आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपका कल्याण है, ये समाज की और राज्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर स्टेट है, ये भी है। तो आप देखेंगे डीन रॉस्को पाउंड सिर्फ हितों की पहचान नहीं कर रहे, ठीक है, हितों को निर्मित करने वाली ताकतों की पहचान वो भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर हितों की मान्यता और हितों की पहचान तक खुद को सीमित नहीं रख रहे, तो हितों के संरक्षण का तरीका उस दशा में जबकि हित अतिक्रमित किए जाएं, तो संरक्षण का तरीका भी बता रहे हैं। तो कभी तो कहते हैं कि शिक्षण के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक तत्वों की भूमिका है, कभी दंड के माध्यम से, कभी प्रतिकर के माध्यम से, कभी इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ दी जस्टिस, ये करके, यानी क्या करें कि अंतर्निहित ताकतों का इस्तेमाल करके भी विशेष मामलों में न्याय करें। और कानून में व्यक्तिगत हितों की, लोक हित की और सामाजिक हित, इनकी सीमा को डिफाइन करके, ठीक है, हितों के संरक्षण का प्रयास ये कर रहे हैं। और इस सारी प्रक्रिया को वो सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ? हितों, दावों, इच्छाओं, मान्यताओं, इन सब की पहचान, इन्हें निर्मित करने वाले तरीकों का अध्ययन।
और फिर एक गतिविधि, और गतिविधि में साधन ये भी शामिल होते हैं, तरीका सब कुछ शामिल होता है गतिविधि में। फिर एक गतिविधि के माध्यम से मनुष्य की दावा, इच्छा और आवश्यकता जो कि हित के रूप में अभिव्यक्त हुई है, उसको न्यूनतम विरोध और न्यूनतम तनाव, निर्विरोध नहीं, ये याद रखना है कि न्यूनतम विरोध और न्यूनतम तनाव, इसके साथ संतुष्टि प्रदान की जाए, इसी को वो सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं। ये डीन रास्कोपाउंड है, ठीक है। जहां तक हमें लगता था हम बता सकते थे वहां तक बताया, और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। शेष अब हम लोग रियलिस्टिक स्कूल पर बात करेंगे, और रियलिस्टिक स्कूल पर बात करते ही जूरिस्प्रूडेंस लगभग खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। बाकी बात देखेंगे सोमवार।